स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से ज्ञान जोन पे आपका। तो आज हम सीखेंगे फिर से कुछ नई चीज AWS की सीरीज में। लास्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक क्लाउड कॉन्सेप्ट के बारे में समझा था और हमने अकाउंट बनाना भी सीखा था। आज हम, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, कि हम थ्योरी पे बहुत कम फोकस करेंगे, थ्योरेटिकल चीज, क्योंकि उसके लिंक में दे दिया करूंगा डिस्क्रिप्शन में। और AWS का लिंक है, आप डायरेक्ट भी गूगल पे टाइप करके सर्च कर सकते हैं या ये लिंक पे जाके डायरेक्ट आप सारी थ्योरी पढ़ सकते हैं। फिर भी इंपॉर्टेंट जो मोटी मोटी चीजें होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, वो डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो लास्ट टाइम हमने समझा था सर्विस मॉडल इन क्लाउड। आज हम थोड़ा सा समझ लेते हैं डिप्लॉयमेंट और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो देखिए, आजकल क्लाउड इतना पॉपुलर हो चुका है कि इन सब चीज़ों के बारे में ऑलमोस्ट सबको पता है कि क्या है, बेनिफिट्स क्या है, कौन कौन इसके प्रोवाइडर्स हैं। बट फिर भी थोड़ा डिस्कस करना भी जरूरी है। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इनकी ज़रूरत है इस तरह के वीडियोस की, जो अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं उनको फॉरवर्ड करें, ज़रूरतमंद को भेजें ताकि वो फ्री में ये सारी चीज़ें सीख पाएं। डिप्लॉयमेंट मॉडल इन क्लाउड का क्या मतलब है कि क्लाउड किस तरीके के होते हैं, किस तरीके से आप क्लाउड बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो पब्लिक है, प्राइवेट है, हाइब्रिड है। पब्लिक का मतलब हो गया जो पब्लिकली सर्विस देते हैं, एनी वन कैन टेक सर्विसेज फ्रॉम द पब्लिक क्लाउड। ठीक है, आप भी ले सकते हो, मैं भी ले सकता हूँ, आपका भी अकाउंट उसी पे है, मेरा अकाउंट भी उसी पे है। तो प्राइवेट का मतलब ये है कि मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपना डेटा सेंटर खुद का सेट कर दिया, यहाँ पे सर्वर रूम बनाया और सारी चीज़ें सर्वर वगैरह लगा दिया, एक इंटरनेट कनेक्शन ले लिया और हमने यहाँ पे फायरवॉल या और नेटवर्क डिवाइसेस लगा के सिर्फ इन्हीं पर्टिकुलर कुछ यूजर्स को अलाउ कर रखा है। यानी कि कुछ चुनिंदा लोगों को या अपने कंपनी के लोगों को या अपने क्लाइंट को ही अलाउड कर रखा है इस डेटा सेंटर में एंटर होने के लिए। तो ये हो गया प्राइवेट क्लाउड की, आपने खुद का अपना डेटा सेंटर बनाया और खुद ही एक्सेस कर रहे हो, खुद डेटा रख रहे हो, तो ये प्राइवेट क्लाउड होता है। हाइब्रिड क्लाउड का मतलब होता है कि कुछ सर्विसेज हम अपनी प्राइवेट यूज कर रहे हैं और कुछ सर्विसेज हमने किसी से ले रखी है। मतलब हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारी ये कंपनी है, हमने यहाँ पे अपना एक सर्वर भी बना रखा है जो यहाँ पे लोग एक्सेस करते हैं और बाहर भी एक्सेस करते हैं, और कुछ हमने क्लाउड से भी ले लिया। तो इस तरीके का अगर इन्वायरमेंट आपके ऑफिस में यूज हो रहा है या आप यूज कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं कि हाइब्रिड इन्वायरमेंट हम यूज कर रहे हैं, यानी हाइब्रिड क्लाउड यूज कर रहे हैं। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की अगर हम बात करें तो आपने कई सारे नाम सुने होंगे, जिसमें सबसे पॉपुलर है AWS, जो मार्केट में सबसे पहले आया था और सबसे ज़्यादा लोग यूज करते हैं। उसके बाद एज्योर है, गूगल का क्लाउड है, अलीबाबा भी एक चाइना का प्लेटफॉर्म है, ओरेकल है, VM है, IBM। तो इस तरीके के आपको सर्विस प्रोवाइडर मिल जाएंगे। देखिए, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो किस वजह से लोग क्लाउड पे जाते हैं वही उसका फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। मतलब कई सारे फिजिकल मशीन बैकग्राउंड में लगे होते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता कि वो डिवाइसेस कहाँ लगे हुए हैं, कौन से लोकेशन पे हैं, कौन से मॉडल के हैं। हमें बस जो चीज़ चाहिए होती है वो हम जब चाहें तब ले सकते हैं। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस का मतलब है कि जितनी ज़रूरत है हम उतना ले सकते हैं अपने हिसाब से। हमें कौन सा रैम चाहिए, कितना चाहिए, कितनी हार्ड डिस्क चाहिए, कौन सा प्रोसेसर चाहिए, कितने कोर का प्रोसेसर चाहिए, वो हर एक चीज़ हम खुद से अपने हिसाब से हम डिफाइन कर सकते हैं अपने लिए। इजी मेंटेनेंस का मतलब हो गया कि इसमें डाउन टाइम नहीं के बराबर होता है। कुछ केसेस में अगर है भी तो बहुत लो है या फिर ना ही है, ना के बराबर ही है। बाकी क्लाउड कंप्यूटिंग में अपडेट्स वगैरह टाइम टू टाइम आती रहती हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर की हो चाहे हार्डवेयर की हो। सो लार्ज नेटवर्क एक्सेस का मतलब हो गया कि दुनिया में कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड AWS के रीजन अवेलेबल हैं, अवेलेबिलिटी जोन अवेलेबल है। अगर हम इसको लाइव देखना चाहें तो देखिए 81 अवेलेबिलिटी जोन है जो टोटल 25 जियोग्राफिकल रीजन में अवेलेबल हैं। ठीक है, मतलब कुल मिला के ऑल ओवर वर्ल्ड 25 फिजिकल लोकेशन पे, जियोग्राफिकल लोकेशन पे टोटल 81 AJ बनाए गए हैं। अवेलेबिलिटी जोन को शॉर्ट में AJ बोलते हैं। तो 81 जोन अवेलेबल है जहाँ पे आप मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं, जो भी सर्विसेज आपको चाहिए आप ले सकते हैं। और इसके अलावा 21 और अवेलेबिलिटी जोन मतलब अनाउंस कर चुके हैं, प्लान कर रहे हैं बनाने की, जो कि 7 अलग अलग रीजन में होंगे, जिसमें से इंडिया भी इंक्लूडेड है। और इसके बाद है रैपिड इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी। जैसे हमने आज ले लिया 4 GB रैम के साथ कोई सिस्टम, हमको कल ही चाहिए 8 GB रैम या 16 GB रैम, या हार्ड डिस्क में इंक्रीमेंट करना है या फिर प्रोसेसर में इंक्रीमेंट करना है, तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप फिजिकल खरीदते, आपको दोबारा से जाके दूसरा हार्डवेयर लेना पड़ता, हो सकता है आपके सर्वर में अगर वो कैपेबिलिटी नहीं है जो आपको चाहिए, तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन क्लाउड में क्या है कि आप तुरंत उसको अपग्रेड कर सकते हैं जब आपको चाहिए, और तुरंत आप डाउनग्रेड भी कर सकते हैं। अगर आपको 2 दिन के लिए चाहिए, 4 दिन के लिए चाहिए, तो उस 4 दिन के बाद आप डाउनग्रेड कर दो, आपके पैसे कम हो जाएंगे। ठीक है, तो बस 4 दिन की पेमेंट देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप हार्डवेयर की बात कर लें, अगर हम अपने कंपनी में ऐसा करते, तो अगर हमने 2 सर्वर खरीद लिया और कल को एक ही सर्वर का काम होगा तो एक सर्वर हमारा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसका पूरा का पूरा पैसा वेस्ट है। ऑटोमेटिक सिस्टम की बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग में काफ़ी सारे ऑटोमेटिक सिस्टम आपको मिल जाएंगे। लेकिन हम कुछ चीज़ें देखें तो जैसे कि जो भी हम सर्विसेज यूज़ करते हैं उनको एनालाइज करना, मॉनिटर करके उसकी रिपोर्ट देना, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ऑटोमेटिक मिलती हैं। तो किस सर्विस पे हमने ज़्यादा खर्च किए, किस सर्विस पे हमने कम खर्च किए, और रिपोर्ट के हिसाब से फिर उसे हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं।
तो सिक्योरिटी के हिसाब से देखा जाए तो देखिए AWS के अंदर आपको VPC बनाने के ऑप्शन होते हैं, आपको प्राइवेट मशीन बन रखनी है, पब्लिक पे मशीन रखनी है, इस तरह से आप सिक्योरिटी बना सकते हैं। उसमें ACL काम करता है, सिक्योरिटी ग्रुप होता है। फिजिकल अगर सिक्योरिटी की बात करें तो आपकी जो मशीन्स होती हैं मल्टीपल लोकेशंस पे होती हैं, स्नैपशॉट क्रिएट कर सकते हैं आप और उनको अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन या रीजन में रख सकते हैं, ताकि अगर एक एजे में कोई प्रॉब्लम भी आ जाए, पूरा का पूरा एक अवेलेबिलिटी जोन भी अगर बैठ जाता है तो भी आपकी मशीनें एक्सेसिबल होंगी। पे एज यू गो का मतलब हो गया जितना आप यूज करोगे उतने का ही पेमेंट आपको करना है। अगर आप कोई सर्विस आज यूज कर रहे हो, कल यूज नहीं कर रहे हो, तो आपको उसकी पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, जितनी सर्विस आप ले रहे हैं बस उतना ही पे करना है। सो ओवरऑल ये सारी बातें थी। तो सिंपली क्लाउड के बारे में फिर लिखा हुआ है कि क्लाउड एक तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे मशीन्स, फिजिकल मशीन को मेंटेन करता है और हमें सर्विसेज देता है। तो आज हम देखने वाले हैं कैसे हमें एक EC2 मशीन क्रिएट करते हैं और उसको एक्सेस करते हैं। तो EC2 मशीन या इंस्टांस क्रिएट करने के लिए आपको सर्विस में जाना है। यहाँ से कंप्यूट के अंदर EC2 का ऑप्शन मिलेगा और उस पर आपको चले जाना है। तो यहाँ पे देखिए पूरा स्टेटस दिखा रहा है। तो अभी हमारे पास कोई रनिंग मशीन है नहीं, कोई भी एक भी मशीन नहीं है। लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको AWS द्वारा प्रोवाइड की गए कुछ AMIs दिख रही हैं, मतलब कुछ इमेजेस दिख रही हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिनको आप सेलेक्ट करके डायरेक्ट इंस्टांस क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास कुछ आपने इमेज बना के रखी हुई है तो वो यहाँ पे शो करेगा, और अगर आप कुछ परचेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो चीज़ें खरीद सकते हैं या ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं कोई भी एक विंडोज़ की इमेज ले लेते हैं। आज विंडोज़ का देखते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम लाइनेक्स देखेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2019 ले लिया मैंने। तो देखिए फ्री टियर अकाउंट के साथ आपको बस एक ही इंस्टांस टाइप है जो आपको फ्री मिलता है, जो कि T2 है। तो अब ये T2, T1, T3 क्या है ये भी थोड़ा हम समझ लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मेक श्योर कि आप फ्री टियर एलिजिबल वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट करें, बाकी दूसरा कोई भी लेते हैं तो ये चार्जेबल होता है। नेक्स्ट करें। कितनी मशीन क्रिएट करनी है आपको उतना यहाँ पे डाल दीजिए। एक साथ आप सेम कॉन्फ़िगरेशन की 4 मशीनें, 6 मशीनें, 10 मशीनें जितनी चाहे बना सकते हैं। फिलहाल हमें एक बनाना है। तो देखिए स्पॉट इंस्टांसेस के बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो जब इसकी थोड़ी थ्योरी देखेंगे तो हमें ये एक चीज़ें क्लियर होंगी, तो वो हम देखेंगे। उसके बाद नेटवर्क में अभी आपको कुछ भी नहीं लेना, VPC वगैरह हम कवर करेंगे तो हम ये समझेंगे। फिलहाल अभी इतना समझ लीजिए कि ये नेटवर्क होता है, एक से ज़्यादा नेटवर्क भी हो सकते हैं। तो हमारे पास अभी फिलहाल एक ही नेटवर्क है, वही हम डिफ़ॉल्ट वाला सेलेक्ट करेंगे। उस नेटवर्क के अंदर एक से ज़्यादा सबनेट्स हैं, जिसको हम एजे भी समझ सकते हैं, अवेलेबिलिटी जोन। तो यहाँ से आप कोई भी ले सकते हैं। इसको भी हम छोड़ देते हैं, डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, नो प्रेफरेंस, अपने आप ऑटोमेटिक वो ले लेगा। आप अपने मशीन को पब्लिक IP देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, तो हमें पब्लिक IP रखनी है तो इसे इनेबल रख देंगे। बाकी डोमेन वगैरह अभी हमें नहीं ज्वाइन कराना है। कोई IAM रोल होता तो वो हम यहाँ से इसको अगर देना चाहते तो दे सकते हैं, वो भी नहीं है। एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हैं, जैसे शटडाउन बिहेवियर। अगर हम शटडाउन करते हैं मशीन को तो क्या होना है, स्टॉप हो जाए मशीन या टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि जब आप मशीन को शट डाउन करें और टर्मिनेट ना हो तो स्टॉप रहने दीजिए। आप चाहते हैं कि मशीन डिलीट हो जाए, हमें कोई यूज नहीं है शट डाउन के बाद, तो टर्मिनेट सेलेक्ट कर सकते हैं आप। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे ध्यान से सेलेक्ट करें। उसके बाद हाइबरनेट का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि जो भी रैम के अंदर चल रहा होता है वो डेटा फ्रीज हो जाता है, वो लॉस नहीं होता। इनेबल टर्मिनेशन प्रोटेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर ये ऑप्शन आप इनेबल कर देते हैं, हम खुद मशीन को टर्मिनेट करना चाहते हैं या कोई और टर्मिनेट करना चाहता है, तो वो नहीं कर पाएगा जब तक कि ये ऑप्शन वो रिमूव नहीं करेगा। तो ये सिक्योरिटी पर्पज से देखा जाए तो इसको हम इनेबल करके रख सकते हैं। मॉनिटरिंग अगर आप इनेबल करते हैं तो देखिए नीचे लिखा हुआ है एडिशनल चार्जेस अप्लाई, तो आप इसको चाहे तो ऑन कर सकते हैं अगर आप इस मशीन की एडिशनल कुछ डिटेल मॉनिटरिंग करना चाहते हैं तो। उसके बाद देखिए टेनेंसी में है, आप डेडिकेटेड हार्डवेयर लेना चाहते हैं। अगर आप डेडिकेटेड हार्डवेयर लेते हैं तो आपकी जो मशीन है वो एक ऐसे हार्डवेयर बनेगी जो सिर्फ आपके लिए है, लेकिन उसके चार्जेस बढ़ जाएंगे। और शेयर्ड का मतलब होता है कि जो नॉर्मली कॉमन हो सकता है, जो हार्डवेयर आप यूज कर रहे होंगे हो सकता है उसी पे किसी और की भी मशीन चल रही हो। अगर आपको एक्स्ट्रा ग्राफिक्स चाहिए तो आप ग्राफिक्स भी ले सकते हैं, कैसा ग्राफिक्स चाहिए, कितने GB का चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पे हैं जो कि एक्स्ट्रा चार्जेबल हैं। तो देखिए अगर क्रेडिट स्पेसिफिकेशन में अनलिमिटेड हम कर लेते हैं, जब भी हम कोई मशीन क्रिएट करते हैं तो उसके प्रोसेसर की एक बेस लाइन होती है जहां तक वो यूज होता है। तो अगर इसे हम इनेबल कर देते हैं और प्रोसेसर की यूटिलाइजेशन उससे ऊपर होती है, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। उसके बाद नीचे कुछ और भी ऑप्शंस हैं, जैसे इनक्लेव ऑप्शन है। अब अपना प्राइवेट इन्वायरमेंट अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसे इनेबल कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टोरेज ले रहा है, बाय डिफॉल्ट 30 GB ले रहा है, जिसकी जो वॉल्यूम है वो ये है SDA1 रूट वॉल्यूम। यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोटिस करने लायक है, डिलीट ऑन टर्मिनेशन। अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं और हार्ड डिस्क में स्टोर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मशीन भले डिलीट हो जाए और हमारा हार्ड डिस्क जो स्टोरेज है वो डिलीट ना हो, वो सेफ रहे, तो इस ऑप्शन को आप अनचेक कर दीजिए। अगर ये अनचेक नहीं करते हैं, चेक मार्क होता है, तो जैसे ही आप मशीन को शट डाउन करेंगे स्टोरेज भी डिलीट हो जाता है। अगर हम प्रैक्टिस के पर्पज से देखें तो ये ऑन रखना जरूरी है, क्योंकि आप मशीन टर्मिनेट कर दोगे और गलती से स्टोरेज रह गया तो इसके चार्जेस लगते रहेंगे। तो जैसी भी आपकी नीड है उसके हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट है टैग देना है, कुछ टैग दे सकते हैं, किस टाइप की मशीन है, क्या है, जो भी इन्फॉर्मेशन आप डालना चाहते हैं।
नेक्स्ट करते हैं सिक्योरिटी ग्रुप है। सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर कोई प्रोटोकॉल अलाउड करते हैं हम कि इस मशीन पे क्या क्या प्रोटोकॉल अलाउड हो। तो अगर हम सिक्योरिटी ग्रुप में प्रोटोकॉल कुछ भी नहीं लेते हैं, कोई प्रोटोकॉल हम नहीं डालते हैं, तो इस मशीन पे या इस मशीन को कहीं से कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, ना इस मशीन के अंदर से कोई एक्सेस कर पाएगा, कोई वेबसाइट वगैरह या कोई भी प्रोटोकॉल। तो हम नए सिक्योरिटी ग्रुप भी बना सकते हैं जिसमें हम प्रोटोकॉल ऐड कर सकते हैं जितने भी प्रोटोकॉल चाहिए हमें, या फिर अगर हमारे पास कोई पहले से सिक्योरिटी ग्रुप बना हुआ है तो वो भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए बेसिकली जब होता है, जब हम विंडोज़ की नई मशीन बनाते हैं तो सबसे पहले जो ज़रूरी होता है वो आरडीपी ज़रूरी होता है, क्योंकि आरडीपी आप उस मशीन का ले पाओगे तभी। ठीक है, उसके बाद में ज़रूरत पड़ने पर अगर हमें एचटीटीपी की ज़रूरत पड़ती है इन फ्यूचर या एफटीपी की ज़रूरत पड़ती है तो हम ऐड कर लेते हैं ज़रूरत पड़ने पर। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास एक बना हुआ है सिक्योरिटी ग्रुप आरडीपी जिसमें इनेबल्ड है, एक ही प्रोटोकॉल इनेबल है। देखिए 3389 पोर्ट नंबर होता है आरडीपी का। तो हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं और लॉन्च कर देते हैं। इसके बाद हमें की पेयर सेलेक्ट करना पड़ता है, एक की तरह काम करता है जिसके थ्रू हमें अपने मशीन का पासवर्ड मिलता है। अगर आप नई की बनाना चाहते हैं तो आप नई की पेयर बना सकते हैं, और एग्जिस्टिंग अगर आपके पास है तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं एग्जिस्टिंग ले रहा हूँ। तो इसमें ऐसा नहीं है कि एग्जिस्टिंग की ही लेनी है, आप नई बना सकते हैं। जितनी मशीन बना रहे हैं उनके साथ साथ हर बार नई की बना सकते हैं। अगर आप सेम की भी एक से ज़्यादा मशीन में यूज करते हैं तब भी पासवर्ड सबका अलग जनरेट होता है इस की के थ्रू। तो बेसिकली एक प्राइवेट की होती है जो हमारे पास होती है और पब्लिक की एडब्ल्यूएस के पास होती है, और हम इसी प्राइवेट की से अपने मशीन का पासवर्ड जनरेट करते हैं। तो ये हमारे पास रहना जरूरी है। लॉन्च इंस्टांस कर देते हैं। अब इसके बाद 4 मिनट लगते हैं टोटल इस मशीन को प्रिपेयर होने में। हमारी मशीन जो है वो रनिंग स्टेट में आ चुकी है। यहाँ पे आप कोई नाम देना चाहते हैं तो नाम दे सकते हैं कुछ भी। उसके बाद इस पे आप सेलेक्ट करते हैं तो नीचे देखिए इसकी सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है, नेटवर्किंग है, सिक्योरिटी है, स्टोरेज है। तो यहाँ पे डिटेल्स में देख लीजिए, आपको पब्लिक आईपी दिखाई दे रही है, जो आपने पब्लिक इनेबल किया था वो पब्लिक दिख रही है, प्राइवेट एड्रेस यहाँ दिख रहा है। सिक्योरिटी में सिक्योरिटी ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पे आपको कौन सा पोर्ट इनेबल है वो भी दिख रहा है, इनबाउंड में, आउटबाउंड में। तो चलिए अब इसे एक्सेस करके देखते हैं। कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, इस मशीन को सेलेक्ट करके आरडीपी पे जाएंगे और यहाँ पे डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल है जो हम डाउनलोड कर लेंगे। अगर आप यहाँ नहीं भी डाउनलोड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मशीन की प्रॉपर्टी से उसकी पब्लिक आईपी लेके अपने आरडीपी में डायरेक्ट भी एंटर कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि प्राइवेट की के थ्रू हमारे सिस्टम का पासवर्ड निकलेगा। तो गेट पासवर्ड पे क्लिक करिए, तो ब्राउज पे क्लिक करिए, जो हमने प्राइवेट की डाउनलोड की थी, जो की पेयर डाउनलोड किया था उसे ही हमें यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। तो जिस लोकेशन पे भी आपने डाउनलोड किया था की पेयर, वहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, ओपन करिए, डिक्रिप्ट करिए, आपको आपका पासवर्ड मिल जाएगा। पासवर्ड मैंने कॉपी किया, ये जो हमने आरडीपी फाइल डाउनलोड किया था इस पे क्लिक करेंगे, कनेक्ट करेंगे और जो पासवर्ड यहाँ से हमें मिला है वो हम पेस्ट कर देंगे। ओके, और ये हमारी विंडोज मशीन एक्सेस हो गई। अब इस मशीन को आपको जिस तरीके से भी यूज करना है यूज करिए। प्राइवेट एड्रेस के साथ साथ इसमें एक पब्लिक एड्रेस भी है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली रिमोट ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम विंडोज मशीन बनाते हैं। कभी भी प्रैक्टिस करने के बाद मशीन को डिलीट करना ना भूलें। और अगर आपने स्टोरेज पे डिलीट ऑन टर्मिनेशन वाला ऑप्शन चेक नहीं किया था तो मशीन को टर्मिनेट करने के बाद वॉल्यूम में जाके यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिखाई देगी, वो डिलीट करना ना भूलें, नहीं तो आपका बिल चलता ही रहेगा। सो गाइज, आई होप कि आज का ये लैब आपको समझ में आया होगा। गाइज, अगर आपको ये वीडियोस बेनिफिशियल लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोस आप तक डायरेक्ट पहुंचे और आप उसे देख पाएं, अपग्रेड कर पाएं। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।